जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी के पीवाईक्यूज में जनरल साइंस के क्वेश्चन कर रहे थे। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स कंप्लीट हो गई थी। हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो पार्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। अंतिम कक्षाएं हैं ये, क्योंकि हमने पूरा पीवाईक्यू 2011 से 2024 तक लगभग कंप्लीट कर लिया। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से चीजें देख सकते हैं। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार, और करंट अफेयर से ज्यादातर आते हैं, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले पर फ्लूरोएल्कील और पॉलीफ्लूरोएल्कील पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये करंट अफेयर्स में रहे होंगे इसीलिए पूछ दिए गए। पीएफएस पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। इस शब्द का भी विशेष ध्यान रखिएगा, कई बार इस शब्द पर भी क्वेश्चन सही और गलत हो सकता है। पीएफएस पर्यावरण में आसानी से डिग्रेडेड नहीं होते, यानी निम्नीकृत नहीं होते हैं, डिग्रेडेड नहीं होते हैं। पीएफएस के लगातार संपर्क के परिणामस्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। आपको क्या लगता है तीन में से कौन से सही होंगे? यहाँ पे सर्किल कर लिया कीजिए कौन से सही उत्तर है, ये पूछ रहा है। तो सभी सही है, और जो शुरुआत से कक्षाएं कर रहे हैं वह जानते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, साइंस में अधिकतर बार जब आपको डाउट हो और आपको लग रहा हो कि लगता है सभी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, आपको डाउट अगर है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, और ये पहला मैं नहीं बता रहा हूँ, पिछली जितनी भी कक्षाएं हुई हैं आप जाकर देखिए। मैंने कई क्वेश्चन, 20% तो क्वेश्चन ऐसे होंगे ही जहाँ ऑल करेक्ट वाला आंसर सही होता है। 2025 में भी ऐसे ही था, एक दो क्वेश्चन थे जहाँ ऑल करेक्ट या ऑल नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, बाकी तो वही है, इन सब में होता है। ठीक है, देखो फिर से, और एक बात देखो, यहाँ पर भी पॉली फ्लोरोएल्किल पूछा, पॉली, यहाँ पे क्या पूछा गया है? पॉली एथिलीन। यहाँ क्या पूछा था? पॉली फ्लोरोएल्किल, यानी पॉलीथीन से रिलेटेड जो केमिस्ट्री के टर्म है वह पूछे जा रहे हैं। ऐसे यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू देखकर हम चीजें निकालते हैं। तो यहाँ भी पॉली एथिलीन टेरेफिथलेट के संदर्भ में, जिसका हम दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जाता है। इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। मादक पेय, इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण कर उनसे नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं, यानी रिसाइकलिंग इसकी होती है। इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए, यही तो है, आसानी से निपटान किया जा सकता है। तो अगर बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए हो जाता तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है, बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए नहीं होता है, तभी तो क्वेश्चन बन रहा है ना। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा था? मादक पेय पदार्थ को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो कि गलत है। अब देखो, पॉलीएथिलीन टेट्राफिथलेट पॉलिएस्टर का एक प्रकार है। पॉलिएस्टर पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे वहां होगा, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले भी चैप्टर में कई जगह होता है। ठीक है, चलिए 2021 का पहला क्वेश्चन, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है या ऊष्मा का सुचालक है। सुचालक से क्या लेना देना? इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, ऊष्मा से क्या लेना देना? या हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का भी कोई लेना देना नहीं। इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होती है, डाइपोल नेचर का होता है, इसीलिए ये अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है। द्विध्रुव क्या होता है? तो धनात्मक आवेश और हाइड्रोजन ऋणात्मक आवेश ऑक्सीजन, क्योंकि इसका नाम जो होता है जल का H2O होता है। इसमें होता क्या है? O बीच में होता है, H एक इधर होता है, एक इधर होता है, ऐसे इसका बॉन्ड बनता है। ये सब केमिस्ट्री की बातें हैं, करंट अफेयर्स में चीजें रहें तो याद कर लेना, अदरवाइज छोड़ दीजिए। बिस्फिनॉल ए जो चिंता का कारण है, अब देखो ये करंट अफेयर्स में होगा इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। बीपीए जो चिंता का कारण है, यहाँ भी प्लास्टिक से ही रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में मुख्य घटक है? तो आप केमिस्ट्री का क्या ध्यान रखोगे? प्लास्टिक वाला जितना मैटर है ना, उसको ध्यान रखोगे करंट अफेयर्स में, वहां से केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अलग से नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स पे फोकस करो। तो ये जो है वह क्या है? पॉलीकार्बोनेट। यहाँ भी देखो पॉली आ गया, पॉली जहां भी वर्ड आए समझ लो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकता चीज़ें। चलिए 2020 पॉली वाले क्वेश्चन 3 आ चुके हैं। कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में, कार्बन नैनो ट्यूब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। मैंने बोला है कि अगर कोई भी चीज अगर ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें उपयोग किया जा सकता है, ये इसके काम आ सकता है, तो केमिस्ट्री में साइंस टेक्नोलॉजी में ज्यादातर सही ही होता है, ज्यादातर। लेकिन इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरण होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब कहानी बस यही फंसाया जा रहा है। अब ये सही है कि गलत, ये आपको तुक्का लगाना है। बाकी मेरा जो कहा हुआ बात है वह फिर से सही हो रही है, ऑल करेक्ट। क्योंकि देखो ये तीनों तो सही थे, क्योंकि किया जा सकता है, हाँ इसका भी किया जा सकता है, उसका भी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ पर फंसनी थी कि क्या नैनो ट्यूब जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हाँ, इसीलिए तो इनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स में जब पढ़ेंगे ऐसी चीजें तो बस यहाँ पर भी फोकस करिएगा कि बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं। बाकी उपयोग तो हर जगह लगभग होता ही है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर कुंजी में सही उत्तर सी माना गया। 1, 3, 4। उसने 2 को नहीं माना क्योंकि क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है, इसको सही नहीं माना था। हालांकि हो सकता है उस समय जब क्वेश्चन आया होगा तब नहीं होगा, इस समय हो सकता है मान लिया गया, क्योंकि साइंस चलती रहती है, बढ़ती रहती है। तो आयोग ने सी माना था और इन्होंने डी दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2015 का पहला क्वेश्चन, फ्यूल सेल करंट अफेयर्स में रहा, जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूल सेल के बारे में पूछा। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो बायो प्रोडक्ट के रूप में उष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट टाइप का हुआ था और पूछा गया था हाइड्रोजन बस से उप उत्पाद या बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप व कंप्यूटर जैसी छोटी डिवाइसेस के लिए नहीं किया जा सकता। फ्यूल सेल एसी के रूप में विद्युत उत्पादन करता है। तो जो मैंने हाईलाइट किया वहीं पे क्वेश्चन फंसाया जा सकता है। इसका आंसर होगा आपका ए, केवल एक। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी है। कोई चीज बनाई गई है तो वो ये थोड़ी होगा कि इतने के लिए होगा, इतने के लिए नहीं होगा। तो फायदे क्या है? और दूसरा, ये जो भी चीजें हैं वह एसी नहीं डीसी करंट फ्लो करती है। कल भी हमने देखा था 2-3 चीजें ऐसी थी जहाँ सोलर वाला हो या फोटोवोल्टिक सेल वाला हो, वहां भी डीसी निकलता था। तो यहाँ से डीसी निकलता है, ये ध्यान रखिएगा अधिकतर चीजों से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, देखो 2-2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं केमिस्ट्री से। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही। फ्लाई ऐश के बारे में बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्लाई ऐश हर जगह इन्वायरमेंट में क्वेश्चन मिलता, इन्वायरमेंट की बुक में दिया होगा फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है, यस। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट के स्थानांतरण के रूप में किया जा सकता है, यस। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, इसमें टॉक्सिक तत्व नहीं होता है। यानी आपको पता है ये दोनों तो सही हो गया, कहानी यहाँ पे फंसाई जा रही है। तो मैंने क्या बताया, कई ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जहाँ 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ एक स्टेटमेंट पे डिपेंड होता है। अगर वह पता है आपको तो चीजें सही है, वरना गलत है। एक तो यहाँ केवल भी लग गया, ठीक है, और टॉक्सिक तत्व नहीं होता है। मतलब फ्लाई एश मतलब इतनी दुनिया भर में होंगे, कहीं भी ऐसा नहीं होगा जहाँ फ्लाई टॉक्सिक तत्व थोड़ा भी हो। कहीं तो हो सकता है, कहीं का तो फ्लाई ऐसा ऐसा होगा जहाँ टॉक्सिक होगा। ठीक है, और कहीं है? ठीक है, 2014। तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन ज्यादातर दिमाग के क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम पढ़ा भले ना हो तब भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन नहीं, 2-4 क्वेश्चन ही होते हैं ऐसे। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो बर्फ का गलना क्या रासायनिक परिवर्तन है? सोडियम क्लोराइड क्लोराइड का क्रिस्टलन, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, Na पे एक पॉजिटिव, Cl पे एक निगेटिव। दुग्ध आस्कंदन, आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा भाई, सब दुग्ध
आस्कंदन क्या है? तो इसमें केवल 3 ऐसा है जो सही है, दुग्ध, आस्कंदन, बाकी दोनों रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन एक बार देख लो, क्योंकि हो सकता है फिर से पूछ दें। तो लोहे पर जंग लगना, रिएक्शन होती है ऑलरेडी। लकड़ी का जलना रिएक्शन होती है, अम्ल क्षार मिलकर जल रबड़ बनाना रिएक्शन होती है। दुग्ध का आस्कंदन, आस्कंदन, धाप का विद्युत लेपन, पटाखों का जलना, यहाँ सब जगह केमिकल उपयोग होता है, यहाँ सब जगह रिएक्शन होती है। ठीक है। भौतिक में क्या है? बर्फ का पिघलना, जल का बर्फ में, वाष्प में, ये सब। क्योंकि भौतिक परिवर्तन का मतलब पता क्या होता है? उसके जो अंदर तत्व है वह परिवर्तित तो नहीं हो रहे। बर्फ से पानी बन जाए तब भी अंदर पानी ही रहेगा, वो अलग अलग फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ऐसा तो है नहीं पानी के अंदर नमक घुस जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो जहाँ चीजें परिवर्तित हो रही है लेकिन उसके अंदर का मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, कम ज्यादा नहीं हो रहा, तो वहां पर भौतिक परिवर्तन है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, मान लो ऐसा था, छोटे छोटे पार्ट में बदल दिया, तो ये टूट रहा है, तो इससे अंदर की चीजें चेंज नहीं हो रही। सोडियम क्लोराइड से क्लोराइड निकल के नहीं जा रहा, यहाँ से कोई और ब्रोमाइड अंदर नहीं आ रहा। शीशे का टूटना, शीशे के टूटने से कुछ चीज अंदर चली गई क्या? शीशा ही रहा, पहले भी शीशा था, अब भी टूट था, बस थोड़े छोटे टुकड़ों में हो गया। बालू और जल का मिलना, ठोस सल्फर का द्रव सल्फर में बदलना, ये सब भौतिक है। सिंपल पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से भौतिक अवस्थाएं हैं। दूसरा, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है? क्यों चिंता का विषय है ये ब्रोमीन युक्त जो ज्वाला मंदकों का प्रयोग किया जाता है वो? उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है, वे मनुष्यों पशुओं में संचित हो सकते हैं। कौन सा सही है? तो दोनों सही है। फिर से वही, साइंस टेक में अधिकतर क्वेश्चन में और करेक्ट होते हैं, अगर आप फंस जाएं तब, वरना तो आप अपने हिसाब से चीजें लगाएं। चलिए 2013 का पहला क्वेश्चन, शर्करा उद्योग के उपोत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यस, खोई वही जो आप गन्ने का जूस पी लेते हो, फिर वो जो बच जाता है गन्ने का वेस्ट, उसको खोई बोल देते हैं। सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। फिर हमारी वाली बात सही होनी चाहिए? नहीं सही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरा जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट गलत है। सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2012 का पहला क्वेश्चन, शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा सीसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमने इन्वायरमेंट में भी पढ़ा था, आपको बताया था, लेड, आर्सेनिक, पारा, ये सब हानिकारक है। कई चीजें पानी के थ्रू पहुंच जाती हैं, पानी में कई जगह आर्सेनिक और लेड मिलता है, पारा मिलता है, इसलिए वहां का पानी पीने योग्य नहीं होता है। शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का योग प्रतिबंधित होने के बाद से शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से? मतलब शीशा कहाँ से उत्पन्न हो सकता है? ये इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन है, यहाँ का भी क्वेश्चन है। तो कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है? प्रगलन इकाइयां, पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल में शीशा होता है, पेंट, केश तेल एवं प्रसाधन सामग्री। तो कौन सा होना चाहिए? 1 और 3। प्रगलन इकाइयां जो हैं वहां भी शीशा है, पेंट में भी होता है। पेन और कलम, पेंसिल, केश तेल यहाँ से पहुंचने की संभावना नहीं है। पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शीशा है, पारा, आर्सेनिक, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले प्रमुख स्रोतों में शामिल है प्रगलन इकाइयां, पेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्रा इथाइल लेड, TEL भी आ सकता है। लेड बैटरी हो गई, आपकी पाइप हो गई, सिंक नल हो गए, जो सिंक होता है ना, बच्चों के रंगे हुए खिलौने, ध्यान रखिए, कृत्रिम गहने, बर्तन, आईलाइनर, काजल। अब अगर ऐसी चीजें आ गई तो आप बताओ क्या सही लगा पाओगे आंसर? तो इनको याद रखो अगले के लिए। फिर आता है क्वेश्चन, हम कहते हैं रिपीट हुआ था लेकिन हमें पता नहीं था। शीशे की विषाक्तता बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास को अवरुद्ध करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IQ स्तर में कमी लाता है शीशा। अगर शीशा पहुंच गया अंदर तो IQ स्तर में कमी लाता है, दिमाग की प्रॉब्लम हो सकती है।
गर्भावस्था के दौरान शीशे की विषाक्तता से गर्भपात की समस्या उत्पन्न हो सकती है, शिशु का विकास अवरोधित हो सकता है। यह भी क्योंकि अगली बार पूछ सकता है कौन सी समस्याएं शीशे की वजह से उत्पन्न हो सकती है, लेड की वजह से उत्पन्न हो सकती है। लेड को क्या बोलते हैं? पीबी, केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल। वयस्कों में इसके कारण उच्च रक्तचाप, ये तो नॉर्मल है, पाचन संबंधी दोष, जनन क्षमता में ह्रास, याददाश्त, ये इंपॉर्टेंट है, एकाग्रता में कमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा कि कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या क्या उपयोगी है, क्या क्या उत्तरदायी है? तो कार्बन होगा, यस। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही। सोडियम क्या हो ना हो कोई फर्क पड़ेगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से खेती में फायदा होता है, तो बी वाला ही सही है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कई लोग ऑक्सीजन देखकर पहला वाला टिक कर देंगे, यहाँ पे लिखा भी है 6 प्रमुख तत्व हैं जिनकी भूमिका होती है जीवन की उत्पत्ति एवं जीवन के विकास के लिए। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, किसके लिए? जीवन की उत्पत्ति व जीवन के विकास के लिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हासक पदार्थों के रूप में चर्चित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? पहली बात तो यही याद कर लो, क्योंकि 2011 का क्वेश्चन है तो रिपीट मार सकता है, 14-15 साल हो गए। उसका प्रयोग सुगठित फोम के निर्माण में होता है। फोम जो होते हैं उसके निर्माण में होता है। ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने के लिए होता है। एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। कौन सा सही होना चाहिए? सी वाला, 1, 3, 4। 1 तो सही है। ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में ये गलत है, टायरों के निर्माण में इसका उपयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नहीं होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर बनता है। अपने ब्रॉन्ड फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है, फ्रेयॉन। अज्वलनशील गैस है, यह भी ध्यान रखिएगा। उपयोग सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में होता है, सबसे ज्यादा। लेकिन अब की बात सुगठित फोम पूछा उसने, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर सबको पता है इसलिए नहीं पूछा। ड्राई क्लीनिंग में भी होता है, ठीक है, स्प्रे में भी होता है, ये ध्यान रखो, अगली बार ये पूछे जा सकते हैं। ओजोन हासक है, पता है। और इससे समताप मंडल में ओजोन परत का क्षय हो रहा है, ये भी ध्यान रखिए। और मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता ओजोन से ही संबंधित है। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। हमने कल जीव विज्ञान करेंगे, यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी से कई क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से जितने आते हैं उतने अकेले जीव विज्ञान से आते हैं। और इसके बाद साइंस एंड टेक भी कंप्लीट होगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो अन्य जो विविध होता है, जो करंट अफेयर्स होता है, वह भी करा देंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा पीवाईक्यू का। सीसेट जल्दी शुरू होगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।